कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रातःकालीन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, एक कहावत है कि हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, और ये कहावत आप पर बखूबी लागू होती है, क्योंकि मौसम कैसा भी हो, मुश्किलें कोई भी हो, आप एक हिम्मत के साथ अपने कृषि कार्यों में लगे रहते हैं और निसंदेह इसका फल भी आपको प्राप्त होता है। आपके कृषि कार्यों को आसान बनाता है हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन, जो आपके लिए लेकर आता है कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम नई नई जानकारियां, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में खबरें खेती की, मंडी भाव तो आप देखेंगे ही, साथ ही आपको बागवानी से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। कृषि मंत्री ने कहा, मछुआरों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी सरकार। आलू प्याज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होगा भारत। उत्पादन अधिक होने से गेहूं के दामों में कमी आने की उम्मीद। चीनी पर आयात ड्यूटी बढ़ने से किसानों और मिलों को होगा फायदा। नमस्कार, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन ने देश में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में ध्यान दिए जाने की जरूरत बताते हुए कहा है कि सरकार मछुआरों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। किसान भाइयों, कभी खेती बाड़ी को ही विशेष ध्यान देने पर जोर देने वाली केंद्र सरकार रोजगार से जुड़ी योजनाओं के नए रास्ते पर भी विशेष ध्यान दे रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने एक कार्यक्रम में मछली पालन को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत बताते हुए कहा कि इस दिशा में काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज मछली पालन एक बड़े रोजगार के रूप में उभरा है। मत्स्य पालन तथा जल संस्कृति का सतत विकास तभी संभव है जब बड़े पैमाने पर लोगों को सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हो। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार मछुआरों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि समुद्री मछुआरों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि भारत विश्व का दूसरे नंबर का मत्स्य उत्पादक देश बन गया है। देश में करीब 9.51 लाख मीट्रिक टन मत्स्य का उत्पादन हो रहा है। समुद्री उत्पादन में विश्व के कुल उत्पादन का 6.3% हिस्सा भारत का है। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में लगातार अग्रणी स्थान प्राप्त कर रहा भारत आलू और प्याज उत्पादन के मामले में भी जल्द ही आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत में आलू और प्याज के बुआई रकबे में वृद्धि होने से उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है। देश में अनाज उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा संभव हो रहा है विभिन्न फसलों के बुआई रकबे में होने वाली बढ़ोतरी और मौसम की मेहरबानी के कारण। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार इस सीजन में देश में आलू और प्याज के बुआई रकबे में बढ़ोतरी हुई है, जिससे इसके उत्पादन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मंत्रालय के दूसरे पूर्वानुमान के अनुसार मौजूदा सीजन में इन फसलों के बुआई रकबे में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए करीब 280 लाख टन आलू प्याज के उत्पादन की संभावना है। इस उपज से देश की घरेलू जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। आलू और प्याज की बढ़ती उपज के चलते भारत जल्द ही इन दोनों फसलों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। मंत्रालय के अनुसार पिछले साल करीब 268 लाख टन आलू प्याज का उत्पादन हुआ था। देश में इस साल गेहूं उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, जिससे गेहूं के दामों में कमी आने की संभावना है। कारोबारियों के अनुसार गेहूं के दामों में 20 से 50 रुपए प्रति क्विंटल की कमी आ सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार इस साल देश में मानसून की मेहरबानी के चलते गेहूं उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद कर इसका पर्याप्त भंडारण कर लिया है। बाजार में भी गेहूं का अच्छा स्टॉक जमा है। कारोबारियों के अनुसार गेहूं के मौजूदा स्टॉक को देखते हुए गेहूं के दामों में कमी आने की संभावना है। कारोबारियों के अनुसार फ्लोर मिलों में भी गेहूं की मांग में कमी देखी जा रही है, जिससे कि गेहूं के दामों में कमी आने की संभावना को बल मिला है। अनुमान के मुताबिक गेहूं के दामों में 20 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति क्विंटल तक की कमी आ सकती है। केंद्र सरकार ने चीनी पर आयात ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री के अनुसार सरकार द्वारा चीनी पर आयात ड्यूटी बढ़ाए जाने का फायदा किसानों और चीनी मिलों को होगा।
देश में चीनी उत्पादन की स्थिति को देखते हुए चीनी के आयात ड्यूटी को 15% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों की बैठक में हुए इस फैसले का फायदा देश के किसानों और चीनी मिलों को होगा। खाद्य मंत्री के अनुसार सरकार के इस फैसले में चीनी मिलें आसानी से अपना उत्पादन बाजार में निकालकर गन्ना उत्पादक किसानों के बकाये का भुगतान आसानी से कर सकेगी। केंद्र सरकार ने इस फैसले के अलावा रॉ शुगर के निर्यात पर सब्सिडी देने का फैसला सितंबर 2014 तक बढ़ा दिया है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा के अनुसार सरकार के इस कदम से शुगर मिलों को मदद मिलेगी और वे गन्ना उत्पादक किसानों के बकाये का भुगतान आसानी से कर सकेंगी। इस्मा ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। मौसम में अब गर्मी का असर कम हो रहा है, ऐसे में फसलों की समुचित देखभाल करना जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बरसात होने की उम्मीद है। इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड के अधिकांश इलाकों और ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे में गरज के साथ बरसात हो सकती है। पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बरसात होने की उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाकों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में भी बरसात होने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसान भाइयों की धान की पौधशाला लग गई हो वो ब्लास्ट तथा भूरा धब्बा रोग के लिए पौधशाला की निगरानी करते रहें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। मक्का राजकोट गुजरात की मंडी में अधिकतम मूल्य 1225 रुपए और न्यूनतम मूल्य 1275 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। सुल्तानपुर पंजाब में 1030 रुपए से 1095 रुपए, कोविलपट्टी तमिलनाडु में 1300 रुपए से 1350 रुपए। गेहूं बीकानेर राजस्थान में 1341 रुपए से 1441 रुपए, तिकोनिया उत्तर प्रदेश की मंडी में 1390 रुपए से 1435 रुपए, राजकोट गुजरात में 1460 रुपए से 1870 रुपए। धान कोविलपट्टी तमिलनाडु की मंडी में 1900 रुपए से 1950 रुपए, चंदौली उत्तर प्रदेश में 1360 रुपए, सामपारा उत्तर प्रदेश में 1385 रुपए से 1480 रुपए। नारियल तेल कन्नूर केरल में 15,000 रुपए से 15,200 रुपए। अरहर राजकोट गुजरात की मंडी में 3,650 रुपए से 4,500 रुपए। जम्मू कश्मीर की मंडी में 6,700 रुपए से 7,500 रुपए। और अब फल सब्जियों के भाव।
आम गुड़गांव हरियाणा में 1,500 रुपए से 4,000 रुपए, परापन गड्डी केरल में 2,300 रुपए से 2,500 रुपए, लीची नरवाल जम्मू कश्मीर की मंडी में 6,000 रुपए से 8,000 रुपए, फिरोजपुर सिटी पंजाब में 5,000 रुपए से 6,000 रुपए, तरबूज गुड़गांव हरियाणा में 1,000 रुपए से 1,500 रुपए, नरवाल जम्मू कश्मीर में 500 रुपए से 900 रुपए, अरूर केरल में 1,300 रुपए से 1,400 रुपए, खरबूजा चमकौर साहिब पंजाब में 800 रुपए से 900 रुपए, केला राजपीपला गुजरात में 800 रुपए से 1,200 रुपए, झज्जर हरियाणा में 1,600 रुपए, कन्नूर केरल में 3,000 रुपए से 3,100 रुपए, खीरा शहजादपुर हरियाणा में 500 रुपए से 600 रुपए, अरूर केरल में 2,000 रुपए से 2,200 रुपए, वहीं सिरहिंद पंजाब में 800 रुपए से 1,000 रुपए। प्याज सूरत गुजरात में 1,500 रुपए से 2,000 रुपए, गुड़गांव हरियाणा में 700 रुपए से 1,600 रुपए, कन्नूर केरल में 2,700 रुपए से 2,800 रुपए, टमाटर चीका हरियाणा में 600 रुपए से 800 रुपए, दसुइया पंजाब में 1,000 रुपए से 1,500 रुपए। और अब एक नजर मसालों के भाव पर। लाल मिर्च कोविलपट्टी तमिलनाडु की मंडी में 5,100 रुपए से 7,000 रुपए, सामाना पंजाब में 5,000 रुपए से 8,500 रुपए, काली मिर्च कन्नूर केरल में 64,000 रुपए से 65,000 रुपए, हल्दी चिंतापल्ली आंध्र प्रदेश में 6,200 रुपए से 6,500 रुपए, जीरा राजकोट गुजरात की मंडी में 9,275 रुपए से 9,950 रुपए, अरूर केरल में 17,200 रुपए से 17,300 रुपए, अदरक पुलपल्ली केरल की मंडी में 5,000 रुपए से 6,000 रुपए, नरवाल जम्मू कश्मीर में 9,000 रुपए से 9,500 रुपए, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में 7,000 रुपए से 9,000 रुपए, लहसुन राजकोट गुजरात की मंडी में 825 रुपए से 4,325 रुपए, नरवाल जम्मू कश्मीर में 3,000 रुपए से 3,500 रुपए और अरूर केरल में 5,600 रुपए से 5,700 रुपए। और अब कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ जानकारी। मेथा तेल के वायदा और हाजिर भाव में सुस्ती का रुख आगे भी जारी रह सकता है। मंडियों में मेथा तेल की मांग कमजोर रहने से इसके दामों में कमी बनी रह सकती है। इसके विपरीत धनिया की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। इसके पीछे कारण ये है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछला स्टॉक कम होने और मांग बढ़ने से धनिया की कीमतें बढ़ रही हैं। घरेलू बाजार में आम की आपूर्ति में तेजी आने से इसके दामों में कमी आ रही है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों बहनों, कल के कार्यक्रम में आपने बागवानी से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली कृषि मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉक्टर YR मीना से। इसी लड़ी में आज के इस भाग में आप देखेंगे कि बागवानी में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या सरकारी योजनाएं हैं। इसके अलावा टिश्यू कल्चर और हाईटेक नर्सरी के बारे में भी आप जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम का ये भाग। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर YR मीना, अपर आयुक्त विस्तार, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। सर, आपने हाईटेक नर्सरी की बात की है, टिश्यू कल्चर की आपने बात की है, थोड़ा विस्तार से समझाइए हमारे दर्शकों को। हाईटेक नर्सरी एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और ख़ासकर हम जो रूरल यूथ की बात कर रहे थे, हमारे शिक्षित बेरोजगारों की बात कर रहे थे,
उनको प्रशिक्षण दे करके अगर हाईटेक नर्सरी या नर्सरी मैनेजमेंट के व्यवसाय से जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसमें जो अनुदान है सरकार की तरफ से, हाईटेक नर्सरी में 4 हेक्टेयर तक की नर्सरी हो सकती है। जो भी किसान भाई लगाना चाहें, या सरकारी सेक्टर में भी इसको लगवाया जा रहा है। और 25 लाख प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी लागत आमतौर पर आती है, जिसमें 40% तक प्राइवेट सेक्टर में लोगों को वित्तीय सहायता या अनुदान का इसमें प्रावधान है। इसी तरीके से टिश्यू कल्चर लैब या टीसी यूनिट जिसको बोलते हैं, वो अगर पुराना है उसको स्ट्रेंथन करना है, उसमें और आधुनिकीकरण करना है तो 20 लाख रुपए तक का उसमें प्रावधान है अनुदान का। इसके अलावा अगर नई यूनिट कोई लगानी है टिश्यू कल्चर की तो 250 लाख रुपए तक, 250 लाख रुपए पर यूनिट। अगर सरकारी क्षेत्र है, जैसे कोई संस्थान है या यूनिवर्सिटी है, उसमें पूरा 100% जो खर्चा है कृषि मंत्रालय की तरफ से होता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर इसको लगाना चाहते हैं तो 40% तक इसमें अनुदान की व्यवस्था है, लेकिन इसमें कई शर्तें होती हैं। कम से कम एक टिश्यू कल्चर यूनिट अगर होगी तो 25 लाख पौधे, जो पौधों जिनकी मांग है, जिनकी ज़रूरत है, वो उनको सालाना तौर पर तैयार करने होंगे, अच्छी किस्म के और अच्छे स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए। और किसानों को वित्तीय सहायता के साथ साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। कम लागत, कम क्षेत्र और अधिक विकास, यही है बागवानी में विकास योजना की नीति का आधार। इसी योजना के तहत हाईटेक नर्सरी के लिए सरकार 25 लाख से लेकर 250 लाख तक की सहायता दे रही है। इससे भी किसान भाई फायदा उठा सकते हैं। सर, ये तो आपने वित्तीय अनुदान की बात कही, क्या कुछ इस तरह की व्यवस्था भी है कि वित्तीय अनुदान के अलावा भारत सरकार पौधे या फिर बीज मुहैया कराती है किसानों को इसको बढ़ावा देने के लिए? बागवानी विकास की हम जैसे बात करते हैं तो निश्चित तौर पर अगर सब्जियों की, फूलों की कोई खेती करते हैं तो उसमें बीज के लिए सहायता है। मिनी किट्स मुफ्त भी दिए जाते हैं डेमोस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा कुछ सब्सिडाइज रेट पर किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसे ही पौधे, अगर बगीचे लगाने हैं, फलों के बगीचे, तो उसमें भी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान पौधों पर भी है। और ये पौधे जहाँ से भी लिए जाते हैं वो सरकारी और विश्वसनीय संस्थानों से, जो प्रमाणित पौधे हों, प्रमाणित बीज हो, वो किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। और इन सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए हमारे जो किसान भाई हैं अपने निकटतम बागवानी अधिकारी या नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उनसे संपर्क करें। और प्रशिक्षण के लिए किसान भाई चाहें तो कृषि विज्ञान केंद्र को भी संपर्क कर सकते हैं। हर एक ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लेकिन बेहतर होगा बागवानी की योजनाओं का अगर लाभ लेना है, बागवानी योजनाओं के तहत प्रशिक्षण लेना है, तो बागवानी मिशन के लोगों से संपर्क करके, राज्य के बागवानी विभाग से संपर्क करके और उनके द्वारा नॉमिनेट होकर के आप कहीं किसी संस्थान में प्रशिक्षण लें, जिससे आप आगे प्रोजेक्ट बना करके व्यावसायिक स्तर पर अगर बागवानी को अपनाना चाहेंगे तो उसमें आपका वो अधिकारी और वो विभाग मदद करेगा और आप अपनी बागवानी को और बेहतर तरीके से कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ कमा सकेंगे। फूलों की खेती के लिए सरकार बीज मुफ्त उपलब्ध कराती है। सब्सिडाइज बीज भी प्रदान किया जाता है, जिसका किसान फायदा उठा सकते हैं। किसान भाइयों, बागवानी मिशन से जुड़कर आप भी कम लागत, कम क्षेत्र में अधिक फायदा उठा सकते हैं। आप इस मिशन से जुड़कर बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि देश भी तरक्की करेगा। हालांकि हर फसल का उत्पादन उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, उसकी मिट्टी पर निर्भर करता है और उसको किस तरह की सिंचाई व्यवस्था हासिल है, इस पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है। लेकिन बागवानी के क्षेत्र में जितने भी सेक्टर्स आपने बताए, चाहे मसालों की हम बात करें, औषधीय पौधों की हम बात करें या फिर मधुमक्खी पालन की बात करें, अगर कोई किसान इन बागवानी को आजमाना चाहता है तो इन सभी सेक्टर्स में से, इन सभी उत्पादों में से कौन सा ऐसा उत्पाद है जिसमें सरकार की तरफ से अधिक सब्सिडी मिलती है, अधिक आपको मदद हासिल होती है और ये मार्केट के अंदर आपको अधिक आर्थिक लाभ भी दे सकते हैं? मदद की जहाँ तक बात है, किसान भाइयों को सभी बागवानी से जुड़े हुए कोई भी व्यवसाय हो, चाहे आप मशरूम की खेती कर रहे हों, नर्सरी मैनेजमेंट हो, बगीचा लगा रहे हों, या जो हाईटेक या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की हम बात करते हैं उसमें फूलों की और हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे शिमला मिर्च है, ब्रोकली है या बहुत सी और फसलें हैं जिनकी 5 सितारा होटलों में मांग होती है,
कोई भी इनकी खेती करे, सभी में अनुदान है। लेकिन अगर प्रदर्शन के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किसी किसान भाई को चुना गया है तो निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा उसमें मदद होती है। 75% तक अनुदान डेमोन्स्ट्रेशन के क्षेत्र में किसान भाइयों को मिलता है। बाकी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो छोटे और मझले किसान हैं उनको थोड़ा ज़्यादा सहूलियत है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं या हिली और ट्राइबल एरियाज़ के लोग हैं उनको थोड़ी अधिक वित्तीय सहायता है। लेकिन सभी के लिए कोई ना कोई सहूलियत है। और सबसे बड़ी सहूलियत है किसानों को मोटिवेट करके उनको ट्रेनिंग यानी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको प्रशिक्षित करके और बागवानी को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित करना। और जब हमारे बागवान भाई हाईटेक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से और प्रशिक्षण लेकर के सही तरीके से अगर बागवानी में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर वो कम क्षेत्रफल से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और अपना जो खेती बाड़ी का व्यवसाय है उसको बहुत अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। केंद्र सरकार बागवानी में अग्रिम संभावनाओं को देखते हुए बागवानी समन्वित विकास मिशन यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को पूरे देश में लागू कर किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। देश में हर तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती रही है और इस क्षेत्र को हर तरफ से बढ़ावा मिल रहा है। खासतौर पर हमने अपनी इस चर्चा के अंदर तमाम लोगों की बात की है, अनुसूचित जनजाति की हमने बात की, छोटे फार्मर्स की हमने बात की है, बेरोजगार युवाओं की हमने बात की है। महिलाओं के लिए किस तरीके की मदद मुहैया कराई जा रही है बागवानी में? बागवानी विकास में जो भी योजनाएं हैं उनमें ये पूरा जोर दिया जा रहा है कि हमारी जो कृषक महिलाएं हैं या ग्रामीण महिलाएं हो बागवानी में बढ़ चढ़ के भाग लें। और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि करीब 30% तक महिलाओं की भागीदारी हो, चाहे प्रशिक्षण हो, अगर महिलाओं के नाम से ज़मीन है तो उनके नाम से प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जाएं। प्रोसेसिंग यूनिट जैसे जैम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बा, इस तरीके की कोई यूनिट लगा करके उसको व्यवसायिक स्तर पर लेना चाहें वो हो सकता है। नर्सरी मैनेजमेंट हो सकती है। यानी किसी भी एक्टिविटी में महिलाएं उनको प्रेरित करके और कम से कम 30% तक भागीदारी उनकी लाई जाए। और इस तरफ काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। समय समय पर जो हमारी मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट होती हैं उनमें भी इन आंकड़ों को मांगा जाता है, जिससे अगर कहीं वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा रहा है तो उनको निर्देश दिया जाता है कि महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाई जाए और उनको इस व्यवसाय से ठीक से और सही तरीके से जोड़ा जाए। किसान भाइयों, बागवानी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और कृषि के क्षेत्र में काम कर रही महिलाएं बागवानी के क्षेत्र से ही जुड़कर अचार, मुरब्बा और चटनी जैसी चीजें बनाकर खाद्य प्रसंस्करण की दिशा में भी काम कर रही हैं। महिलाओं की भागीदारी बागवानी के क्षेत्र में लगातार बढ़े, इसलिए सरकार ने बागवानी संबंधी योजना में 30% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सरकार की इस योजना से महिलाएं तेजी से विकास कर रही हैं। बागवानी मिशन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक नर्सरी स्थापित करने से लेकर बाजार तक उत्पाद पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सर, आपने अपनी चर्चा के दरमियान सूचित और प्रशिक्षित करने की बात कही, प्रोत्साहित करने की बात कही, मोटिवेशन करने की बात कही। इन तमाम क्रियाओं को करने के लिए किस तरह के प्रावधान है, क्या कोशिश हो रही है भारत सरकार की तरफ से इन योजनाओं के अंतर्गत? अगर प्रयास की हम बात करते हैं तो किसानों को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले हम मीडिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, इनके माध्यम से समय समय पर फोकस्ड पब्लिसिटी कैंपेन हम लॉन्च करते हैं। अखबारों में भी विस्तार से हम देते हैं। और जो हमारे सफल किसान हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में एक स्थान हासिल किया है, जो बागवानी के सफलतम कृषक रहे, उनके बारे में भी समय समय पर हम अखबारों के माध्यम से और टीवी और रेडियो के माध्यम से वीडियो स्पॉट और समाचार पत्रों में विज्ञप्ति दे करके प्रकाशित करते हैं, जिससे दूसरे किसान भाई प्रेरित हों। और हमारी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके तहत अच्छे किसानों को, चाहे वो बागवानी के हों, खेतीबाड़ी या पशुपालन के, उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। और कृषि मेलों का आयोजन खासकर हम करवाते रहते हैं पूरे देश में। तो बड़े बड़े जो कृषि मेले हैं उनमें सभी किसानों की भागीदारी होती है, कृषि वैज्ञानिकों से उनका संवाद होता है, विस्तार कर्मियों से बातचीत होती है। तो उनको जो पर्सनल कांटेक्ट है उसके माध्यम से भी मोटिवेट किया जाता है, उनको ये सलाह दी जाती है कि आप इन व्यवसाय को अगर अपनाते हैं तो और अच्छा कमा सकते हैं। निश्चित तौर पर आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि दर्शन में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अब कार्यक्रम का समय यहीं संपन्न हो चला है। फिर मिलेंगे कृषि संबंधी और भी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।